गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे क्लोज सेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्लोज सेट, डिस्क्रीट सेट और ये जो है अपना क्लोजर ऑफ सेट और आइसोलेटेड लिमिट पॉइंट की कलेक्शन ड्राइव सेट, इन सबको डिस्कस कर लिया था, है ना। तो उसी लेक्चर को क्या है हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब शुरुआत कर रहे हैं आज की जो है कॉम्पैक्ट सेट से, है ना। तो हम क्लोज और बाउंडेड सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाउंडेड सेट्स क्या होते हैं। बाउंडेड सेट्स को हमने सुप्रीम और इन्फीमम में डिस्कस किया था, क्लोज हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो अब इन दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो कॉम्प्लेक्स सेट बनता है ना। तो यानी कि कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा सेट जो क्लोज भी हो, साथ में बाउंडेड भी हो। सच as sets those are closed as well as bounded are known as the compact set, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो यानी कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए बस। तो बात करी जाए सीधे एग्जाम्पल की, तो ये सेट है, हम यहीं पे देख लेंगे क्लोज है या नहीं है, बाउंडेड है या नहीं है, फिर वो क्या कॉम्पैक्ट हो सकता है या नहीं। ठीक। सो अगर बात करें हम एम्प्टी सेट की, तो एम्प्टी सेट क्लोज भी होता है, बाउंडेड भी होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है। सही है। फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए, तो वो क्लोज भी होते हैं, बाउंडेड भी होते हैं, कॉम्पैक्ट भी होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में क्या कहना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज तो होते हैं लेकिन बाउंडेड नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर क्लोज है, बाउंडेड नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। सेट ऑफ क्यू, क्यू क्लोज नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है ना। सेट ऑफ क्यू हो गया। देखो आर माइनस क्यू के बारे में क्या कहना है? आर माइनस क्यू क्लोज भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है। सही है। आर, आर क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, लेकिन बाउंडेड नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। सही है। तो इस तरीके से हम क्या है कॉम्पैक्टनेस को चेक कर लेते हैं ना। अगर बात करें 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू n, तो ये सेट क्लोज नहीं है मगर बाउंडेड है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। अगर 1/n के साथ यूनियन 0 और दे दें, फिर अब ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, कॉम्पैक्ट भी है। तो इस तरीके से क्या है हम कॉम्पैक्ट सेट को चेक कर सकते हैं। इसलिए बस हमें क्या चेक करना है, केवल और केवल क्लोज और बाउंडेड। ठीक। हालांकि कॉम्पैक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस फंक्शंस के अंडर होती है, तो हम अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो कॉम्पैक्ट के बाद अगला जो है इसमें वो है क्लोपन सेट। क्लोपन सेट क्या होते हैं? ये जो बना है वो क्लोज्ड प्लस ओपन को बना के बनाया गया है क्लोपन। सही है। तो चाहे तो यहाँ का Cl ले लो और यहाँ से पूरा ओपन ले लो, तो यानी कि ऐसे सेट जो क्लोज भी रहते हो और ओपन भी रहते हो आर नोन एज द क्लोपल सेट। तो हमारे पास ऐसे केवल दो ही सेट हैं, एम्प्टी सेट और सेट ऑफ रियल नंबर आर द दो सेट विच आर क्लोज एज वेल एज ओपन। इनके अलावा और कोई सेट नहीं है, ठीक, जो क्लोपन सेट बनता हो, है ना। सही है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ए नॉन एम्प्टी और नॉट इक्वल टू आर है, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर, सही है, इज क्लोज सेट। ठीक। देन आस्किंग फ्रॉम विच क्लोज सेट, क्लोज्ड सेट फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर से लिया गया है, सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। सही है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए इज बाउंडेड, दूसरा कह रहा है कि भाई ए मे बी ओपन सेट, तीसरा कह रहा है कि
ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी ओपन। और चौथा ऑप्शन कह रहा है भाई कि ए नीड नॉट बी बाउंडेड सेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी वन। जैसे आप कह सकते हैं ना कि ए इजी वन प्रॉब्लम है, वही उस टाइप की चीज है। तो देखो ये जो है, अब ए क्या है, आर नहीं है और फाई नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, और क्लोज सेट दे रखा है। तो अब जो भी होगा वो ट्रिवियल सबसेट ऑफ आर तो है नहीं, जो भी होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ आर रहने वाला है ना। अब हमने देखा कि भाई फाई और आर दो ऐसे सेट हैं जो क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। अब ए क्या है, ना तो फाई है ना आर है, तो यहां से क्या कह सकते हैं, तो ए उस केस में क्या है फिर, अगर क्लोज है तो मस्ट भी उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन। तीसरा ऑप्शन तो इसका सही है। तो ए मे बी ओपन, बताइए। ए मे बी ओपन सेट। तो जब ए क्लोज दे दिया और ओपन की पॉसिबिलिटी दो ही थी, फिर या तो फाई हो जाए या आर हो जाए, और वो दोनों है नहीं, तो ए कभी भी ओपन तो हो नहीं सकता पॉसिबल। सही है। अब बात आती है ए मस्ट बी बाउंडेड और ए नीड नॉट बी बाउंडेड। पहला ऑप्शन तो मस्ट बी बाउंडेड को इंप्लाई कर रहा है ना। तो अगर मैं ए इज इक्वल टू ले लूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो क्या कहना है आपका, तो ये कैसे सेट है, ये तो अनबाउंडेड सेट है, तो ये कौन सा ऑप्शन को सही ले जाएंगे तुरंत, ए नीड नॉट बी बाउंडेड सेट। तो पहला ऑप्शन, तो इसके जो करेक्ट आंसर रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या है, बन सकते हैं, है ना। अगला जो है इसमें वो है डेंस सेट। तो हम बहुत देर से बात करते हुए आ रहे थे डेंस की, कि भाई डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज नोन एज द एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस। तो डेंस होता क्या है इजीली में, एक्चुअली में, है ना। तो अ सबसेट ए ऑफ आर इज सेट टू बी डेंस इफ, यानी कि ए के जो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन है वो क्या बन जाए, तुरंत आर के बराबर बन जाए, है ना। यानी कि इफ, यदि ए का यूनियन ए के क्लोजर के साथ करें तो वो क्या हो जाए, आर बन जाए। और या फिर कह सकते हैं कि ए के लिमिट पॉइंट की कलेक्शन पूरी क्या बन जाए, फिर आर बन जाए, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यही है कि डेंस है तो एवरी पॉइंट ऑफ एवरी रियल नंबर मस्ट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कहने का मतलब ये है। सही है। तो एवरी रियल नंबर मस्ट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं क्यू और आर माइनस क्यू। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डेंस हैं, क्योंकि इनके लिमिट पॉइंट की कलेक्शन क्या है, पूरे आर। तो जैसे जनरली जो डेंस सेट की डेफिनेशन दी जाती है वो ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर ही दी जाती है, पूरे आर पर। अगर आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो डेंस की डेफिनेशन बदल जाएगी। बहुत सारे लोग क्या है, क्लोज इंटरवल पे डिफाइन कर देते हैं डेंस इन, तो वो डेंस इन इटसेल्फ हो जाएगा फिर, है ना। सही है। तो जैसे कि और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके ऊपर देख लेते हैं। सेट है हमारे पास और उसका क्लोजर क्या होगा, और फिर डेंस होगा या नहीं होगा वो चेक करते हैं। जैसे कि फाई है, फाई का क्लोजर क्या होगा, बताइए। फाई का क्लोजर तो फाई रहेगा, तो वो डेंस है, नहीं है, नेट फाइनाइट सेट है। तो उसका क्लोजर क्या होगा, उसका क्लोजर तो वही इटसेल्फ रहेगा, ऐसी का ऐसी, तो कोई चेंज आएगा ही नहीं उसमें, है ना। फाइनाइट सेट, सही है, लिमिट पॉइंट इसके पास होंगे नहीं, तो डेंस होगा नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका क्लोजर क्या होगा,
नेचुरल नंबर आर के इक्वल तो है नहीं, है ना, तो ये भी डेंस नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर, इसका क्लोजर जेड ही रहेगा, डेंस नहीं है। क्यू, इसका क्लोजर आर हो गया, डेंस हो गया। आर माइनस क्यू, इसका क्लोजर भी आर हो गया और डेंस हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसे ही आप क्या करते जाए, इनको बनाते चले जाओ। सही है, आर माइनस क्यू, उसके बाद आर माइनस एन, इसका क्लोजर आर, डेंस हो जाएगा। आर माइनस जेड, इसका क्लोजर आर, डेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आर सिंगल, आप केवल एक एलिमेंट हटा लो तब भी क्या रहेगा वो, उसका क्लोजर आर हो जाएगा, फिर से डेंस हो जाएगी। सही है, तो ये तरीका है ना। अब जैसे मैंने क्या करा, क्यू का इंटरसेक्शन लगा दिया क्लोज इंटरवल 0,1 के साथ, तो इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्लोजर क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 0,1 ही बनेगा, इसलिए डेंस नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही अगर आप क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0,1 के साथ लगाएंगे तो इसका क्लोजर 0,1 ही बनेगा, लेकिन डेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर के बराबर तो हुआ ही नहीं है। तो डेंस का जो डेफिनेशन है वो सीधा सीधा कह रहा है कि लिमिट पॉइंट की कलेक्शन क्या होनी चाहिए, आर के इक्वल ही होनी चाहिए। क्लियर है बात एकदम? बताइए। आगे बढ़ा जाए, तो आगे इसमें है अगला, नो बेयर डेंस, है ना। ऐसी चीजें जो कभी डेंस बनती ना हो, तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मैं आ, कैसे बताऊं उसको। ठीक है, तो एक छोरा मैं सीधा सीधा उसी से बता देते हैं। अ सेट ऑफ फ्रॉम आर इज सेट टू बी नो वेयर डेंस। अ सेट एस फ्रॉम आर इज सेट टू बी नो वेयर डेंस इफ, क्या कंडीशन इसके ऊपर लगाई जाए, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट जो निकालते हैं सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ एस, सही है, इज डेंस इन आर। पहले आप क्या लेंगे, क्लोजर लेंगे, फिर क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो डेंस होना चाहिए आर के अंदर। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप पहले एस का क्लोजर लीजिए, ठीक, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए और उसका फिर से क्लोजर लीजिए, तो वो मिलकर आर आना चाहिए। ये डेफिनेशन है नो वेयर डेंस की। ठीक, सही है। तो फॉर एन एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में क्या कहना है बताइए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे दिखते होंगे, नो वेयर डेंस, है ना। सेट ऑफ इंटीजर, नो वेयर डेंस, है ना। सेट ऑफ क्या, एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ये सब कैसे एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, नो वेयर डेंस के एग्जांपल है। तो आप देखिए सिंपली एन का क्लोजर क्या होगा, एन का क्लोजर तो एन होगा, सही है। फिर एन के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस एन हो जाएगा। और एन के क्लोजर का फिर क्लोजर निकालेंगे, तो क्लोजर ऑफ किसका, आर माइनस एन, वो मिलके कितना आ जाता है आर। तो यानी कि ये क्या हो गया अपने आप में डेंस। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है अपने आप में, एक नो वेयर डेंस। क्लियर है बात? तो ये बात हुई डेंस की, नो वेयर डेंस की। अब इसमें अगला है डेंस इन इटसेल्फ।
डेंस इन इटसेल्फ। डेंस इन इटसेल्फ की बात करी जाए तो यहां पर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन बिल्कुल एकदम सिंपल है। अ सेट ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज लिमिट पॉइंट। यानी कि अ सेट ए इज said to be dense in itself if every point of A is limit point। ए के पॉइंट अपने आप में क्या होने चाहिए? लिमिट पॉइंट होने चाहिए। एवरी पॉइंट ऑफ ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक, ये हमारी क्या है? डेफिनेशन है डेंस इन इटसेल्फ की। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कौन कौन सी चीजें बन जाएंगी? तो देखिए, ओपन इंटरवल, चाहे क्लोज इंटरवल लो, चाहे एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन ले लो, है ना, चाहे एक तरफ से, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब डेंस इन इटसेल्फ कहलाते हैं। तो यहां से एकदम ये कह सकते हैं कि भाई कि ड्राइव साइड जो होगा यहां, वो मस्ट कंटेन कर लेता होगा ए को। यहां पे ड्राइव साइड बड़ा हो जाएगा ए से। क्यों? क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। सही है। तो कह सकते हैं कि ड्राइव सेट ऑफ ए जो होगा वो एकदम बड़ा दिखता होगा अगर देखा जाए ए का। तो कोई भी चीज डेंस इन इटसेल्फ है तो वो इस चीज को होल्ड कर जाती होगी तुरंत ही। सही है। और क्लोज होने के लिए क्या है? क्लोज की डेफिनेशन के लिए, क्लोज की डेफिनेशन में ये है कि ड्राइव सेट ऑफ ए ए के अंदर कंटेन करे। तो इन दोनों में बहुत फर्क है एकदम। सही है। तो ये तो बात क्लियर हो गई है ना। तो इसके बाद तो ये डेंस इन इटसेल्फ हो गया। अब इसमें जो है अगला, वो है अपना परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट क्या होते हैं? सही है। परफेक्ट सेट की डेफिनेशन एकदम आसान है। अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी परफेक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड डज नॉट कंटेन एनी आइसोलेटेड पॉइंट, है ना। अ सबसेट ऑफ आर is said to be perfect if it is closed and do not contain any isolated point। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? परफेक्ट सेट की डेफिनेशन दी गई है ऐसी। यानी कि सिंपल कहने की बात है कि जब उसके पास आइसोलेटेड पॉइंट होगा ही नहीं, एक ऐसा क्लोज सेट, तो उसके पास सारे पॉइंट कैसे होंगे फिर? लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है ना। तो सारे पॉइंट क्या है? लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। तो दैट मीन्स इसका मतलब है, यानी कि क्लोज्ड हो जाए और प्लस डेंस इन इटसेल्फ हो जाए, तो मिलके क्या बन जाएगा वो? फिर मस्ट बी परफेक्ट हो जाएगा, है ना। क्लोज के साथ साथ डेंस इन इटसेल्फ, तो ऐसी चीजों को हमने नाम दिया है परफेक्ट। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल कौन 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 सकते हैं? तो यहाँ पे बाउंडेड का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। तो सेट ऑफ रियल नंबर एकदम परफेक्ट सेट है। ठीक, सेट ऑफ एनी क्लोज इंटरवल, कोई सा भी क्लोज इंटरवल ले लीजिए आप, वो सब किसके एग्जाम्पल लेने वाले हैं? परफेक्ट सेट के एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले अभी डेफिनेशंस वगैरह, ये थ्योरी है, उसको कवर कवर अप कर लेते हैं। तो इसमें जो है एक थ्योरम आती है
कि एवरी एडिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। एवरी एडिटिव सबग्रुप ऑफ सबग्रुप, एवरी एडिटिव सबग्रुप P प्लस ऑफ किसका, R प्लस, सही है, इज आइदर या इधर साइक्लिक होगा और नहीं तो फिर डेंस इन R हो जाएगा, ये रिजल्ट है। अगर हम इसी रिजल्ट का यूज रखें तो साइक्लिक क्या, साइक्लिक जो बनता है वो कैसा बनता होगा, सब ग्रुप ही बनता होगा, साइक्लिक सब ग्रुप बनता होगा, यानी कि साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, उसके पास केवल और केवल एक ही जनरेटर मिलता होगा, है ना, सही है, तो यानी कि पूरा सेट एक ही एलिमेंट से जनरेट होता होगा, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, तो उसके लिए जनरेटर कौन हो जाएगा, वन इंटू वन, और ए को बिलोंग करा दो नेचुरल नंबर में, तो वन से सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे, फिर नेचुरल, और ए को नेचुरल नंबर से बिलोंग करा दो बस, तो ऐसे टाइप की चीजें है ना, ठीक। तो बात करें अगर क्यू की, तो क्यू क्या है, नो, तो क्यू इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, है ना, तो जब वो साइक्लिक ही नहीं है तो वो तुरंत कैसा हो जाता है, डेंस इन आर, आर माइनस क्यू क्या है अपने आप में, नॉट साइक्लिक, देयरफॉर वी कैन से दैट आर माइनस क्यू मस्ट बी अ डेंस इन आर, है ना। अगर मैं बात करूं आप आर की, सेट ऑफ रियल नंबर की, तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, वो भी तो साइक्लिक नहीं है, इसलिए वो क्या है, अपने आप में डेंस इन आर है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या है ये, तो आप देखो, तो इसमें एक बहुत पेटेंट क्वेश्चन है कि शो दैट द सेट एस a plus b into under root 2 such that ab belongs to z is dense in R, ये बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, सही, आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि शो दैट दिस इज नॉट अ साइक्लिक, तो आप सिंपली देखो इस S के जो एलिमेंट हैं वो A, तो आप इसको देखो A को, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि A इंटू वन प्लस बी इंटू अंडर रूट टू, ऐसा कुछ बनाया गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा और वेक्टर स्पेस की फॉर्म में देखें, तो ये जो है वन और रूट टू ओवर द सेट ऑफ इंटीजर ओवर जेड इज एल आई, तो ओवर द सेट ऑफ जेड की क्या है, एल आई रहने वाले हैं, ऐसा कोई स्केलर है ही नहीं जो वन और रूट टू को मिला के जीरो बना दे फिर, रियल नंबर के अलावा और इरेशनल नंबर के अलावा, है ना, सही है ना। तो ओवर द जेड ये तो एल आई है, तो यानी कि पूरा सेट जो है वो इन दो एलिमेंट से जनरेट होगा फिर, तो ये इसके क्या हो गए, बेसिस एलिमेंट हो गए, तो यही इसके क्या हो गए, बेसिस एलिमेंट है वेक्टर स्पेस की फॉर्म में, और मॉडर्न अलजेब्रा की जो फॉर्म में ये क्या क्या कहे जाएंगे फिर, ये जनरेटर कहे जाएंगे फिर पूरा सेट इन वन और रूट टू के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो यानी कि इसके पास एक से ज्यादा क्या हो गए, जनरेटर हो गए, एक से ज्यादा जनरेटर होते ही सेट कैसा, नॉन साइक्लिक, जब साइक्लिक नहीं हो तुरंत कौन हो जाओगे आप, डेंस इन आर हो जाओगे। तो डेंस इन आर की डेफिनेशन लगाना बहुत टिपिकल है, आप इसको ये ऑब्जर्व नहीं करा सकते कि भाई जनरल डेफिनेशन से कैसे डेंस इन आर है, कैसे आप मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई कि चलो अब a प्लस बी रूट टू है, तो आप 10 को लिमिट पॉइंट बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे, बनाते बनाते थक जाओगे, बना नहीं पाओगे इजीली, तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, आज जो मेन थ्योरी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं,
ये एक्स्ट्रा वर्क है ना, एक्स्ट्रा वर्क को हम किसी भी और लेक्चर में ले लेंगे, है ना। तो बस मेन चीज क्या है, ये थ्योरम कैसे काम करती है हमें वो देखना है, ठीक है। तो ये क्या है अपने आप में डेंस इन आर हो जाएगा, है ना। ठीक, अगला जो है इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए, है ना। अगला जो है इसमें वो अपना है सेपरेटेड सेट्स। सेपरेटेड मतलब नाम से क्लियर है कि जिनको सेपरेट किया जा सके, है ना। जैसे कि आपने एक डिब्बे में क्या ले लिया, एक में चीनी ले लो और एक में आप वो ले लो, चीनी के साथ क्या ले सकते हैं जिनको अलग अलग किया जा सके, है ना। दाल ले लो कोई सी एक, ठीक। तो आप उन दोनों को मिक्स मिक्स कर लो। तो आप क्या करेंगे, उनमें से चीनी और दाल को अलग अलग कर सकते हैं ना इजीली, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि एक डिब्बे में आप नमक और क्या ले लो, बूरा ले लो, फिर और उसी में रेत मिला लो, अब आप अलग कर पाएंगे। तो सेपरेटेड और नॉन सेपरेटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यानी कि सेपरेट जिनको अलग अलग किया जा सके बिल्कुल परमानेंट तौर पर, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना रहता हो किसी भी तरीके से, है ना। तो यानी कि टू सेट्स ए एंड बी आर सब, टू सेट्स ए एंड बी सबसेट्स और आर सबसेट्स ऑफ आर कॉल्ड सेपरेटेड इफ। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो कंप्लीट डेफिनेशन ये है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर करने पर वो फाई रहे, एंड ये भी बात सही होनी चाहिए तुम भी फाई रहो, दोनों जने मिलके फाई रहने चाहिए, सही है दोनों तरफ से। तब ऐसे सेट्स को हमने नाम दिया है सेपरेटेड सेट्स, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर मैं a इज इक्वल टू क्यू और b इज इक्वल टू आर माइनस क्यू ले लूं, तो a का जो क्लोजर होगा वो r हो जाएगा और b का क्लोजर होगा वो भी r हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b क्लोजर जो होगा वो नॉट फाई है, एंड a क्लोजर इंटरसेक्शन b जो है नॉट फाई है, क्योंकि उनके बीच में वही सेट कॉमन आ जाएंगे। तो ये इंप्लाई कर रहा है a एंड b आर नॉट सेपरेटेड। तो ये क्या है, सेपरेटेड नहीं है, सही है। अच्छा, सेपरेटेड है ना, तो ये आपस में सेपरेटेड नहीं है। इज दिस क्लियर। तो सेपरेटेड का एग्जाम्पल कैसा दिखता होगा फिर, एग्जाम्पल जो दिखता होगा सेपरेटेड का, आप ले लीजिए ओपन इंटरवल 0,1 और बी ले लीजिए क्लोज इंटरवल 0, ऐसे करके। ये जो एग्जाम्पल है एकदम सेपरेटेड रहेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। सेपरेटेड सेट्स कैसे काम करते हैं, ठीक। इसमें जो आगे है अगला वो एक थ्योरम है, और उस थ्योरम का नाम है वॉल्जानो बी स्ट्रेस थ्योरम, है ना। वॉल्जानो बी स्ट्रेस, ठीक। तो ये सेट के लिए भी है और सीक्वेंस के लिए भी, दोनों सेम है। तो ये है एवरी इनफाइनाइट। तो ये केवल बाउंडेड सेट से काम नहीं चलाता है, ये कहता है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये काम कैसे करती है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूं कि हाँ
कैसे हम इसमें क्लेम कर सकते हैं कि लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लो ये कोई बाउंडेड सेट है, ठीक, तो आप इसके ऊपर क्या चेक करना चाहते हैं कि भाई इसके पास लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो बाउंडेड है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज चेक करनी पड़ती है हमें? डेफिनेशन लगाएंगे ना, तो आप क्या लेंगे, कोई भी नंबर एक एक्स लेकर आएंगे और उसकी लिमिट पॉइंट में, उसकी नेबरहुड में क्या देखेंगे, डिलीटेड नेबरहुड में एक अदर देन पॉइंट देखेंगे सेट के बाद, है ना। ऐसे ही कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। ऐसे ही कुछ करना पड़ता है ना। तो यहां से हमने क्या करा, तो ये कोई सेट है, इसके एंड पॉइंट्स मान लिए ए और बी। मैंने इस सेट को इस तरीके से स्प्लिट करा है कि इस सेट के दो टुकड़े कर दिए मैंने, ठीक, ए प्लस बी बाई टू करके। सही है, बाउंडेड कैसा भी हो सकता है, ओपन भी, ओपन में भी ले सकते हैं आप, क्लोज में भी ले सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि ओपन ही लिए जाए, है ना। बस मैंने ओपन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसा। तो मैंने एक, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इस सेट के दो पॉइंट्स कर दिए, दो भाग कर दिए, है ना। अब मैं एक भाग ऐसा रखना चाहता हूं कि एक तरफ तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रह जाएं और एक तरफ इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स ऑफ रह जाएं। तो मैंने उसके ऊपर भी एक ऐसा नंबर x ले लिया, तो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो। x उस डोमेन में लिया है जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो। तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो यहां रह गए, तो इस वाले हिस्से को मैंने छोड़ दिया कि तुम मेरे काम के नहीं हो, छोड़ो, इन सबको हटा दिया। अब इतना सेट रह गया फिर, सही है। अब इस सेट के साथ फिर से वही काम करा कि उस सेट के फिर से दो टुकड़े करे, तो a प्लस ए, तो इसको आप ऐसे ले लो, दो टुकड़े को c ले लो, है ना। तो a प्लस सी वाई, सही है। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है, d ले लिया। तो इस हिसाब से दो टुकड़े करें कि एक तरफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाए, एक तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उधर रखने हैं जहां x हो, ठीक। तो इन, सही है, तो मान लो तो इतना हिस्से में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनको गायब कर दो। अब इतना हिस्सा रह गया डी और सी, इसके फिर दो टुकड़े कर लो, सही है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बनती चली जाएगी, ठीक। तो आप धीरे धीरे कर क्या रहे हो, धीरे धीरे एक्स के पास आने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे आप दायरा घटाते हुए चले जा रहे हो इनके बीच बीच का। तब जाके आप क्लेम कर पाएंगे कि एक्स की एक हम ऐसी नेबरहुड ढूंढ लेंगे जिसमें एक्स के अलावा और कोई पॉइंट है, सही है। तो ये पैटर्न रहता है इसको चेक करने का। और भी एक तरीका और भी है, बुक वाला मेथड, कि भाई सेट ऑफ, एक सेट बना लेते हैं जिसमें बहुत सारे रियल नंबर लेते हैं जो x एक्सीड ऑफ मोस्ट ऑफ फाइनाइट मेंबर। तो पैटर्न वही है कि x उनको एक्सीड कर जाता हो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उस सेट को हमने कंसीडर किए हैं, ठीक। तो यहां से जाके हम प्रूफ करवाते हैं कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। इतना स्टेटमेंट है वोल्जानो बिस्ट्रेस का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसमें जो है आगे अगला, वोल्जानो बिस्ट्रेस के बाद कनेक्टेड सेट है। कनेक्टेड सेट को लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते, जबकि ये इतना एकदम आसान रहता है। तो अगर आप डिस्कनेक्टेड समझते हैं, तो कनेक्टेड, कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन में इतना ही फर्क है, जो कनेक्टेड ना हो वो डिस्कनेक्टेड, और जो डिस्कनेक्टेड ना हो वो कनेक्टेड, इतना फर्क है बस। सो कनेक्टेड दिखता कैसा है, यानी कि उनके बीच में किसी न किसी तरीके की कनेक्शन दिखनी चाहिए, है ना। तो जैसे आपने सेपरेटेड की डेफिनेशन लिखी है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉट एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी होना चाहिए, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये दोनों बात ट्रू होनी चाहिए सेपरेटेड के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर बी फाइव और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाइव, सही है। तो कनेक्टेड
तो जब वो सेपरेटेड हो गए तो इसका मतलब क्या, उनके बीच में सेपरेशन है, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो उनके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्टेड की डेफिनेशन कहां से आएगी, आनी तो यहीं से है। सही है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी सबसेट्स ऑफ आर इज कनेक्टेड इफ, तो क्या लगाए, नेगेशन ही तो लगाना है। तो नेगेशन में क्या करते हैं, एंड तो और में बदल जाता है, और ठीक, और इफ, या तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉन एम्प्टी रहे, और या फिर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी कैसा रहे, नॉट एम्प्टी रहे। इनमें से कम एक बात अगर ट्रू हो गई तो वो कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है बात, ये डेफिनेशन है अपनी किसकी, कनेक्टेड सेट की। तो ऐसे सेट जो कनेक्टेड ना हो वो डिसकनेक्टेड। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप Q A इज इक्वल टू Q और B इज इक्वल टू R माइनस Q ले सकते हैं। तो ये एकदम कनेक्टेड सेट है। देखने में आपको लग रहा होगा कि नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल है, तो कनेक्टेड कैसे हो गए। तो जब आप क्लोजर लेने जाएंगे किसी एक का तो वो आर हो जाएगा, ऐसे बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, वो भी आर हो जाएगा। जब आप इंटरसेक्शन लगाओगे ए के साथ बी के क्लोजर का तो क्यू तो कॉमन हो जाएगा ना उनमें। ऐसे ही ए क्लोजर का बी के साथ लगाओगे तो ए को तो क्या कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा, तो उनके बीच में कॉमन एलिमेंट मिलेंगे, तो उनके बीच में कनेक्शन मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, डेफिनेशन है किसकी, कनेक्टेड सेट की। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो कनेक्टेड सेट क्या है, डिसकनेक्टेड क्या है, तो जो कनेक्टेड ना हो वो डिसकनेक्टेड। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब इसमें जैसे आपने शुरुआत करी थी इंटीरियर पॉइंट से, वैसे ही अगला पॉइंट है इसमें। तो जो अंदर के पॉइंट थे वो इंटीरियर, जो बाहर के पॉइंट है वो एक्सटीरियर है ना। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, exterior point, a point x is said to be in exterior point, x is called an exterior point of set A is subset of R if neighborhood of x properly contained in a complement, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में प्रॉपरली कंटेंट होना चाहिए नेबरहुड उसका। तो ऐसी चीजों को हमने नाम दिया है, बताओ, एक्सटीरियर पॉइंट। यानी कि कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप x की कोई भी नेबरहुड उठाएंगे तो उसका a के साथ इंटरसेक्शन कैसा होगा, हमेशा एम्प्टी रहने वाला। दैट मींस इसका मतलब यही है कि नेबरहुड ऑफ x का और a का जो इंटरसेक्शन रहेगा हमेशा एम्प्टी रहेगा। सही है, तो x को नाम दिया है एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक, इसको जनरली लोग, इट इज डिनोटेड बाय, आप ऐसे करके लिख सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए, या ए ई की पावर एक्स टी, ऐसे करके भी लिख देते हैं लोग। सही है, तो ये इसके नोटेशन रहते हैं ना। अगर कोई नोटेशन बना के देगा तो वो उसको डिफाइन करेगा कि मैंने ये सिंबल इस चीज के लिए दिया है। ठीक है ना, तो ये होगी बात किसकी, एक्सटीरियर पॉइंट की। ठीक, तो यानी कि आप अपने घर पर हैं, घर में हैं, अगर आप घर के अंदर हैं तो इंटीरियर और घर के बाहर हैं तो एक्सटीरियर। इन द
तो किसके बेस पर देख रहे हैं? हाउस के कंपैरिजन में देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें अगला पॉइंट है फ्रंटियर। फ्रंटियर पॉइंट सही है। फ्रंटियर क्या है? जो आपके सामने दिखे वो फ्रंटियर है ना। अब जो पीछे देखो वो बैक्टियर बैक्टियर नहीं कहलाते उसको, ठीक है। तो अब पॉइंट तो क्या है? फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन थोड़ा सा, चाहे तो वो आपसे कितना भी दूर हो, चाहे वो कितना भी पास हो, रहेगा तो आपके सामने ही ना। लेकिन फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन एक अलग वे में दी गई है। तो जैसे आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर की डेफिनेशन में बताया कि भाई इंटीरियर होने के लिए एक्स इंटीरियर होगा तब जब एक्स की नेबरहुड ए के अंदर प्रॉपरली कंटेंट होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर कंटेंट। तो यानी कि आपने ये जो पॉइंट था, कॉर्नर पॉइंट ये वाले दोनों, तो इनको इंटीरियर नहीं बनने दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी जब नेबरहुड लेने गए थे तो इसमें भी ये बाहर के पॉइंट आने लगे, है ना। ऐसे ही जब आप यहां से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो एकदम कॉर्नर पॉइंट है वो एक्सटीरियर भी नहीं बनेगा। क्यों? जब आप इसकी नेबरहुड लेने जाएंगे तो इधर से ये क्या होगा, सेट के पॉइंट उठाना शुरू कर देगा। तो ये पॉइंट, तो जो एंड पॉइंट है, इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी के जो एंड पॉइंट है, तो ये ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, ना ये इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, तो है क्या ये फिर? सही है। तो इनका नाम है फ्रंटियर पॉइंट। सही है। फ्रंटियर पॉइंट दोस पॉइंट है ना विच कंटेन्स द मेंबर ऑफ बोथ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उनकी नेबरहुड ए के भी मेंबर को लेकर आए और एक कॉम्प्लीमेंट के भी मेंबर को लेकर आए, है ना। तो जैसे कि आप ऐसे समझ लो फ्रंटियर और एक्सटीरियर में, और ये रियल लाइफ में कैसे काम करते होंगे मैं बता देता हूं अभी। ये जैसे कि आ, ये लड़का वाले हो गए, है ना। इधर लड़की वाले हो गए, सही है। और इधर भी लड़की वाले मान लो। लड़की वाले ज्यादा ताकतवर हैं इस समय। आज के समय में देखा जाए तो लड़की वाले ज्यादा ताकतवर हैं कि भैया हमारे पास लड़की है, हम पे और कुछ ना दें इनको। सही है। लेकिन लड़का उन्हें सरकारी नौकरी वालों चाहिए, है ना। जिसके पिता को खुद 50 साल लग गए हूँ कमाने में, वो सब उसको 22 साल 23 साल के लड़के से चाहिए वो सब चीजें, है ना। ठीक, ठीक है। तो अब ये क्या होगा भाई, जब शादी होती है लड़का और लड़की की, तो बीच में एक बिचौंधिया होता है। तो ये वही आदमी है जो ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच के हैं। तो ये इधर की भी बात करेंगे और उधर की भी बात करेंगे। सही है। तो ये कॉमन पर्सन है, ये दोनों की तरफ से दावत खाने आएंगे और मिलेगी इनको एक ही बार दावत। सही है। तो यही है हमारे फ्रंटियर पॉइंट, है ना। दोस्त पॉइंट। तो a number A is said to be frontier point. X is called frontier point of A subset R. If neighborhood of X contains the points of A and A complement, points of A and A complement, तो जो A के भी पॉइंट को लेकर जाए और एक कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट को भी लेकर आए, तो ऐसी चीजें रहेंगी हमारी फ्रंटियर पॉइंट। यानी कि एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए एंड वन पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होना ही चाहिए फ्रंटियर बनाने के लिए। सही है ना। ये क्लियर है बात एकदम। तो ये डेफिनेशन है किसकी? फ्रंटियर पॉइंट की। ठीक, क्लियर है। तो अब यहां से बात आती है कि भाई बाउंड्री पॉइंट क्या है।
बाउंड्री पॉइंट के साथ बहुत सारे मतभेद हैं भाई। बाउंड्री पॉइंट लोग कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन देते हैं कि जो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के पॉइंट्स को लेकर आती हो, ऐसा पॉइंट, तो वो बाउंड्री पॉइंट है। तो वो तो हम फ्रंटियर पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, तो बाउंड्री पॉइंट तो उनसे अलग होंगे ना। हमने जो डेफिनेशन रखी है बाउंड्री पॉइंट्स की, वो रखी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मतभेद है आज भी। ठीक, दोज पॉइंट्स, दोज कौन से पॉइंट, दोज फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट विच लाइज इन द सेट, ऐसे पॉइंट जो सेट में लाई करते हो, आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। तो उनको हमने नाम दिया है बाउंड्री पॉइंट। ये डेफिनेशन हमने रखी है अपनी बाउंड्री पॉइंट की। लोग जर्नली फ्रंटियर पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट बोलना शुरू कर देते हैं। सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां पर बस नजरिया का फर्क है कि भाई ये आपका मकान है, तो आप कहां से बाउंड्री देखेंगे, यहां से बाउंड्री देखोगे कि यहां से बाउंड्री देखोगे। बताइए, आप अपने खेत पर गए और उसकी आपने बाउंड्री कराई चारों तरफ, तो कहां से कराएंगे, अंदर से कराएंगे या बाहर से कराएंगे। ये सोचने वाली बात है ना। तो बाउंड्री आप अपनी जगह से कराएंगे कि दूसरे की जगह से बाउंड्री लगा देंगे, दूसरे की जगह घेरेंगे इधर से इतनी, या अपनी जगह से कराएंगे बाउंड्री। ये सोचने वाली बात है बस। तो लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई बाहर की तरफ से कराएंगे। क्यों कराओगे, पागल हो, दूसरा लड़ेगा नहीं तुमसे आगे के, फिर उसकी जगह से कराओगे बाउंड्री तो उसकी जगह कम नहीं हो जाएगी। तो यही बस, तो हम बस इतना सोच के कि भाई बाउंड्री जो होगी हम अपने दायरे में रखेंगे, तो अपने दायरे में रखेंगे तो अपने सेट के अंदर रखेंगे, तो बस वही ऐसे फ्रंटियर पॉइंट जो सेट के पॉइंट हो, बाउंड्री पॉइंट कराएंगे बस। सही है। तो जैसे कि बात करी जाए ओपन इंटरवल ए बी, इसकी बाउंड्री है तो ए और बी, लेकिन सेट के मेंबर नहीं है, तो इसके पास हमारे अकॉर्डिंग नो बाउंड्री पॉइंट। लेकिन औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बताएंगे ए और बी इसके बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री है ही नहीं ना भाई, वो ए के पास तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बाउंड्री एग्जिस्ट करनी चाहिए रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ बाउंड्री है ही नहीं, ये ए और बी के पास कभी पहुंचेगा ही नहीं। ये तय है कि ए से आगे नहीं जाएगा और बी से आगे नहीं जाएगा, मतलब ए के पीछे नहीं जा सकता और बी के आगे नहीं जा सकता। तो वो बैरियर का काम करेंगे। जब बैरियर का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो बाउंड्री जैसा काम कर रहे हैं। तो बाउंड्री जैसा काम कर रहे हैं, बाउंड्री थोड़ी है। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पीछे बैकग्राउंड में। ठीक। तो रिमेनिंग पार्ट जो रह गया अब इसमें क्वेश्चंस डिस्कशन का काम रह गया है इस टॉपिक के। सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बस इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे वो पाथ कनेक्टेड क्या होते हैं, कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ क्या है, फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और फिर ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।